गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह, इंग्लिश एंड मोटिवेशन चैनल पे। आज आप लोगों की डिमांड पर काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि सर एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और आप हम लोगों को टेंस बताइए। टेंस में काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। जैसा कि आप जानते हैं, टेंस को हम टाइम या समय भी कहते हैं। टाइम या समय, जैसा कि आप जानते हो, एग्ज़ाम के हिसाब से आपका ये जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय में आप जितनी मेहनत करेंगे आप अपने खुद के प्रति बड़ा ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज हम पहली टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंस के बारे में। टेंस को टाइम और समय दोनों कहते हैं। तो क्या हम टाइम और समय सिर्फ कहने से ही हमारा टेंस पूरा हो जाएगा? एक नज़र देखते हैं और आप सब अपने दिमाग से एक बार कंसेप्ट क्लियर करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर बार बार आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट वाइज अगर इसको आप देखते हैं तो इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश को आप एक फ्रेंडली सब्जेक्ट के रूप में पढ़िए, एक ऐसे माइंड सेटअप बना के पढ़िए जिससे कि आपको इंग्लिश को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि चीज़ें जब एक बार समझ में आ जाती हैं तो भूलती नहीं हैं। आइए लेट्स बिगिन। टेंस को टाइम या समय भी कहते हैं। समय आप जानते हैं 3 होते हैं। एक बीता हुआ पास्ट टेंस होता है, जिसे हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। जो चल रहा है वो प्रेजेंट होता है और जो आएगा वो फ्यूचर आएगा। तो क्या सिर्फ इतना कह देने से हमारा टेंस की परिभाषा हो जाती है? बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया वो इसे प्रेजेंट कह सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसे प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कह सकता, क्योंकि इसके हिसाब से जैसा कि तमाम तरह के ग्रामेरियन लोगों ने बताया है कि टाइम के साथ साथ अगर वर्क नहीं जुड़ा है तो वो टेंस नहीं माना जाएगा। इसके साथ जब आप वर्क जोड़ देंगे, किसी भी काम को जोड़ देंगे तो वो टेंस में आता है। जैसे सपोज करें वह पढ़ता है, इसमें कार्य हुआ है पढ़ने का, वह सब्जेक्ट है जो है प्रेजेंट को दर्शाता है। तो सपोज करिए जब तक इसमें वर्क ऐड नहीं होगा इसमें हम टेंस नहीं कह सकते। नाउ अब हम आपसे आपके सामने एक चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट को जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रेजेंट टेंस को कोई भी कार्य 4 चरण में ही होंगे। इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। अब वह पढ़ता है, किसी ने हमसे कह दिया कि मोहन पढ़ता है, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है। किसी ने देखा और हमसे बताया कि वह पढ़ता है। लेकिन अगर किसी ने हमसे आकर कह दिया वह पढ़ रहा है, यहाँ पर आपका टेंस बदल गया, आपकी जो ये परिभाषा है वो बदल गई। इसमें ये इम्परफेक्ट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसको प्रेजेंट के आप इंडेफिनिट में दर्शाएंगे। कुछ दो लोगों ने, कुछ बच्चों ने हमसे ये कहा था कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे होते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल ही गलत होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जैसे वह पढ़ता है, इसमें जो भी क्रिया हुई है, जो भी वर्क हुआ है वो पढ़ने का हुआ है। अब इसके लास्ट में आप देखें ता है लगा है, जिससे आपकी पहचान काफ़ी आसान हो जाएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वह कार्य वर्क की सबसे बड़ी पहचान होती है। जिस भी वाक्य में किसी भी कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य जो किया जाता है वो वर्क हो जाता है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि वर्क के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि हमने बताया कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा होता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब चलिए इसको हम एक सरसरी नजर से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। एक रूल और होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आप लोगों के नज़र में ये बात जरूर आ रही होगी कि हमने यहाँ पे दो रूल क्यों दर्शाया है। दो रूल दर्शाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये जो फर्स्ट रूल आपका है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, और सेकेंड वाला जो है वो प्लूरल के लिए है। बच्चों अब आप जानते होंगे, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं, वर्ब अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल ही होती है। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस ऐड करते हैं। क्लियर? वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड किया जाता है, और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस ऐड किया जाता है। और तमाम तरह के रूल होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस, उसमें अगले टॉपिक जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस रूल को आप देख लीजिए। फर्स्ट ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये सिंगल सब्जेक्ट के लिए हो गया। दूसरा रूल आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका उदाहरण को आप समझ लीजिए। राम जाता है। अगर बच्चों आपसे कहें कि राम जाता है, राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का है। प्रोनाउन, ये नाउन में प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन में सिंगुलर ही, सी, इट आते हैं, ठीक है बच्चों। उसके जो हम इस पार्ट को पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सर टेंस को अच्छे से समझाइए। टेंस का आज मेरा पहला टॉपिक है, इसको अच्छे से समझाते हैं। राम जाता है, और रूल पर जाइए, रूल को समझिएगा। मैंने लिखाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट को राम लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, गो लिख दिया मैंने, गो में प्लस ईएस करेंगे। ये मैंने ईएस क्यों किया इसको बाद में बताएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। दूसरा है, दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा। नहीं आया होगा बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसके वीडियो को काफ़ी बेहतरीन में समझाऊंगा।